मेरी एक 10 साला बेटी थी। मेरे शोहर को बेटा चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब बच्चा पैदा किया तो मेरी जान को खतरा है। इसी दिन शोहर ने मेरी बेटी को स्कूल छुड़वाकर ब्यूटी पार्लर में डाल दिया और बोला पढ़ने से बेहतर है कोई हुनर सीख ले। मेरी बेटी रात को वापस आकर कहती मुझे ये काम नहीं करना, तो मेरा शोहर इसे मारने लग जाता और वो डरी सहमी ब्यूटी पार्लर पर चली जाती। एक दिन हमसाई मुझे तैयार होने के लिए बेटी के ब्यूटी पार्लर में ले गई। अंदर दाखिल होते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर मेरी बेटी के साथ इस बार भी 3 माह बाद मेरा हमल गिर चुका था। मैं बेहाल सी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। मेरा शोहर मुझे ही कसूरवार समझता था। हालांकि कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपने साथ ये जुल्म करे, लेकिन ये मेरे इख्तियार में ना था। मेरी पहली बेटी 10 साल की हो चुकी थी। इसके बाद जब भी मैं हामला होती, चंद माह बाद मेरा बच्चा जाया हो जाता। मेरे शोहर को बेटी की ख्वाहिश थी। मेरी पहली बेटी पर मेरे शोहर ने इस गर्मजोशी का इजहार नहीं किया था, जैसा कि पहली औलाद पर लोग करते हैं, क्योंकि इससे बेटा चाहिए था। पहली बेटी अभी 2 माह की भी ना हुई थी कि मैं फिर से उम्मीद से हो चुकी थी, क्योंकि मेरे शोहर को बेटे की ख्वाहिश जुनून की हद तक थी। लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद से हो जाने पर मैं वो हमल संभाल ना पाई और बच्चा जाया हो गया, क्योंकि मैं अंदरूनी तौर पर कमजोर थी। लेकिन इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल निकला था। हर साल मैं हामला होती और चंद माह बाद ही मेरी गोद खाली हो जाती। इस पर मेरा शोहर मुझे ही कसूरवार समझता था। राशिद मेरा खालाजाद था, मुझसे पसंद की शादी की थी। बस शुरू का 1 साल ही मेरा इसके साथ अच्छा गुजरा था। पहली बार जब मैं उम्मीद से हुई तो वो बहुत खुश था। कहने लगा मुझे पहला बेटा चाहिए। इसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा बेटा बेटी होना अल्लाह की मर्जी है, मेरा इख्तियार तो नहीं है। मेरी बात पर इसके चेहरे पर नागवारी सी आने लगी। कहने लगा मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, इसलिए कोशिश करो कि बेटा ही हो तो अच्छा है। लेकिन मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। राशिद ने फाइजा की तरफ देखना भी गवारा ना किया और ना ही मेरी हालत पर रहम खाया। 2 माह नहीं गुजरे थे कि मैं फिर से उम्मीद से थी। बच्चा जाया होने पर वो मुझे इल्जाम देता था, कहता तुम एहतियात नहीं करती, तुम्हारी अपनी नीयत नहीं है। इस बार तो मैंने हमल की हिफाजत के तावीज भी पहन रखे थे, दम दरूद का पानी भी पी रही थी। गो के जो कुछ मेरे शोहर ने मुझे एहतियात की तदाबीरें बताई थी, मैं वो सब कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद मेरा बच्चा जाया हो चुका था। लेडी डॉक्टर ने इस बार मेरे शोहर से साफ कह दिया कि आपकी बीवी अब मां नहीं बन सकती। अगर वो दोबारा ऐसी कोशिश भी की तो इस बार भी वो मर जाएगी। इस खबर ने मुझे खून के आंसू रुलाया था, लेकिन मेरे शोहर का मूड ही बहाल होने का नाम नहीं ले रहा था। इसे शायद मेरी भी जरूरत ना रही थी। कहने लगा तुम खुद ही नहीं चाहती कि मुझे वारिस दो, तुम्हें बस बेटी ही चाहिए थी मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। इसके बाद तो मेरे शोहर का रवैया अपनी बेटी से और भी सख्त हो चुका था। मेरी बेटी वैसे भी अपने बाप से बहुत डरती थी। जब भी मेरा शोहर राशिद घर आता, मेरी बेटी फाइजा अपने बाप से छुपने लगती। वो कहर भरी नजरों से फाइजा को देखता था। फाइजा डरी सहमी या तो मेरे पीछे छुपने लगती या अपने कमरे में अंधेरा करके भूखी प्यासी ही बेड पर लेट जाती और यूं आंखें बंद करती जैसे सो रही हो। मेरा शोहर मुझसे भी अब मायूस हो चुका था, इसलिए मुझे तंगी देने लगा। घर में राशन कम डालता, कहता तुमने कौन सा मुझे वारिस पैदा करके देना है जो तुम्हें ताकत और कुव्वत चाहिए, दाल सब्जी से ही गुजारा किया करो। इसकी कड़वी कसीली बातों पर मेरा जी जल कर रह जाता था। मैं लोगों के कपड़े सिलाई करके अपनी जरूरियात पूरी करने लगी। मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी औरत थी, मेरे हाल से भी वाकिफ थी, इसलिए मेरी माली मदद भी खामोशी से कर दिया करती थी। एक बार मैं अपने पड़ोसन के साथ सब्जी लेने करीबी मार्केट चली गई। वहां जहां फल और सब्जी फरोश मौजूद थे, वहीं एक ब्यूटी पार्लर की भी दुकान थी। सुना था कि वो मर्दों के बालों की भी कटिंग करती है, फेशियल और दूसरी सर्विसेज भी देती है, इसलिए वहां औरतों से ज्यादा मर्दों का हजूम रहता था। मैंने नागवारी से इसके पार्लर को देखा था। नापसंदीदगी की नजर इन नौजवानों पर बस सरसरी सी डाली थी, जो वहां अपनी बारी के इंतजार में लाइन लगाए खड़े थे। जब एक चेहरे पर मेरी नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो मेरा शोहर राशिद था, जो इसी पार्लर में जाने के लिए अपनी बारी का बेताबी से इंतजार कर रहा था। मुझे इसे वहां देखकर गुस्सा आने लगा था।
क्योंकि वो औरत मर्दों से दुगने तिगने पैसे लेती थी। हम मोहल्ले की औरतें इस पार्लर वाले को अच्छा नहीं समझती थी और इतना ही हमारे मर्द इस औरत के गिर्द लट्टू की तरह से घूमते हुए नजर आते थे। मैं सब्जी लेकर बड़े गुस्से से घर पहुंची थी। खाना बनाते हुए भी मेरा सारा ध्यान राशिद की जानिब ही था। हमें कहता था कम में गुजारा करो और खुद एक हजामत बनाने के लिए 2000 इस पार्लर वाले को दे आएगा, बस जरा सी दिली तस्कीन की खातिर। ये मर्द भी बड़े अजीब होते हैं। मैंने अपना जी जलाते हुए ही खाना बनाया था। जब राशिद घर आया, इसकी ताजी बनी शेव देखकर गुस्से के मारे मेरे असाब तन गए थे। मैंने खाने के दौरान कहा, घर में तुम मुझे और मेरी बच्ची को तंगी देते हो और सारे मोहल्ले की बदनाम औरत के पास शेव करवाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास। मेरी बात सुनकर राशिद का नवाला हाथ में ही रह गया था। मुझे घूर कर देखने लगा, कहने लगा, मैं पैसे कमाता हूँ। मेरा कौन सा बेटा है जो मेरे बाद मेरी दुकान संभालेगा और मेरी नस्ल आगे बढ़ाएगा, इसलिए मैं जहाँ चाहे पैसे उड़ाऊं। तुम कौन होती हो सवालों जवाब करने वाली? मैंने कहा, तुम्हारे पैसे पर मेरा भी हक है और मेरी बेटी का भी। मेरी बात पर इसने निवाला वहीं प्लेट पर फेंक दिया और उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तेरी भूल है कि मैं तुम दोनों पर अपना पैसा लुटाऊंगा। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। मेरी बेटी पहले ही बाप से बहुत डरती और घबराती थी। मुझसे कहने लगी, आप अब्बा से लड़ाई मत किया करें। लेकिन मैं एक औरत थी, बीवी होने के नाते अपने शोहर को किसी भी बदनाम औरत के पास जाता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरा शोहर इस हद तक गिर जाएगा कि अपनी सगी बेटी को ही। फाइजा अपने बाप के नाम पर भी कामती थी। आज तक राशिद ने कभी इसे बेटी कहकर नहीं पुकारा था, कभी इसे साथ लगाकर शफकत का हक नहीं दिया था। मुझे याद आने लगा कि जब वो छोटी थी तो इसने सबसे पहला लफ्ज बाबा कहना सीखा था। राशिद जब सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा होता तो वो वॉकर चलाते हुए राशिद के पास चली जाती। बड़े लाड से इसे देखकर बाबा बाबा की रट लगाने लगती। वो इसकी औलाद थी, इसका खून थी, इसलिए इसकी मोहब्बत भरी नजरों की तलबगार थी। चाहती थी कि इसका बाप इसे वक्त दे, इसे गोद में भरे, इसे वो मोहब्बत दे जिसकी वो हकदार है। लेकिन राशिद को न जाने क्यों इस मासूम सी गुड़िया जैसी बेटी से अल्लाह वास्ते का बेर सा हो गया था। वो इसे घूर कर देखते और जोर से धक्का देकर इसकी वोकर को पीछे धकेल देते, फिर मुझ पर चिल्लाने लगते कि अपनी बेटी को भी अपने पास किचन में ही बांध कर रखा कर। इस मनहूस की शक्ल देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं फाइजा को अपने साथ रखने लगी थी। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद जब मेरा बेटा पैदा हो तो राशिद का रवैया फाइजा से भी बेहतर हो जाए, लेकिन हर बार मेरी ख्वाहिश ही बनकर खत्म हो गई। मेरे हमल जाया होने पर राशिद जहां मुझ पर गुस्सा करता, फाइजा को भी मनहूस कहने लगता। कहता, ये करम जली जब से पैदा हुई है, मुझे दोबारा दूसरी औलाद की शक्ल देखना नसीब नहीं हुई। जब फाइजा 2.5-3 साल की हुई तो तब भी राशिद के घर आते ही इसे पानी का गिलास देने चली जाती। अपने नन्हे मुन्ने हाथों से वो गिलास राशिद की तरफ बढ़ाते हुए कहती, बाबा पानी पी लो। लेकिन राशिद इसके हाथ से गिलास नफरत से झटक देते। गिलास जमीन पर गिर जाता। कहने लगते, मेरे आते ही तू क्या अपने मनहूस चक्कर लेकर मेरे पास आ जाती हो? जाओ यहाँ से। जिस तरह से राशिद इस पर धारते थे वो सहम सी जाती थी। रोते हुए मेरे पास किचन में आ जाती। इसके बाद से फाइजा राशिद के पास जाने से कतराने लगी थी। मैं पूरा दिन फाइजा के साथ ही गुजारती थी। इसे मैं अपनी मोहब्बत से सैराब कर देना चाहती थी ताकि इसे बाप की मोहब्बत की कभी कमी महसूस ही ना हो सके। लेकिन फाइजा फिर भी बड़ी हसरत से राशिद को देखा करती थी कि शायद कभी राशिद को इस पर प्यार आ ही जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, मेरे बच्चे जाया होते रहे। राशिद की नफरत फाइजा के लिए बढ़ने लगी। जब भी फाइजा मेरे साथ मेके जाती, मेरे भाई को इसकी बेटी से प्यार करते और लाड उठाते देखती, अपनी आंखों में नमी ले आती, ठंडी हसरत भरी आहें भरने लगती। ये देखकर मेरा कलेजा फटने लगता था। लेकिन इसका सख्त गिर बाप पिघलने को तैयार ही ना था। एक बार ईद पर इसने नए कपड़े पहने और खुशी खुशी राशिद के पास गई। पूछने लगी कि बाबा मैं कैसी लग रही हूँ। राशिद ने नफरत भरी नजर इस पर डाली, लेकिन कहा कुछ नहीं। फाइजा ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगी, मुझे ईदी दे बाबा। राशिद को न जाने क्या सूझी, वो इस वक्त सिगरेट पी रहा था। इसने जलता सिगरेट फाइजा की हथेली पर लगा दिया।
मेरी बेटी तड़प कर रह गई थी। जब मैंने इसका जला हुआ हाथ देखा तो मैंने कहा, तुम इंसान हो या जल्लाद? कैसे बाप हो तुम? बाप तो बेटियों पर सदके वारी जाते नहीं थकते थे। वो कहने लगा, मुझे नफरत है बेटी नाम से भी। इस मनहूस को अपने पास ही रखा कर। इसके बाद फाइजा खुद ही बाप के पास जाने से कतराने लगी थी। वो 10 साल की उम्र में आम बच्चों की तरह की उबाली और लापरवाह किस्म की बच्ची नहीं थी, क्योंकि इसने बचपन गुजारा ही कहाँ था। बाप ने आज तक कभी ईद पर भी इसे ईदी के नाम पर फूटी खोड़ी तक नहीं दी थी, और जो दिया था वो इसे तड़पाने के लिए काफी था। मेरी बेटी अपनी सहेलियों को हसरत भरी नजरों से देखती थी, जो इसे अपने वालिद से मिलने वाली ईदी के पैसे दिखाती, ये भी बताती कि इसके वालिद ने इसे कितने खूबसूरत कपड़े खरीद कर दिए हैं। मुझे सिलाई आती थी, इसलिए अपनी बेटी के कपड़े मैं खुद सीती थी। राशिद को तो कभी इस बात का एहसास ही नहीं था कि इसकी बेटी की क्या ख्वाहिशात और जरूरियात हैं। मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती थी, इसलिए जो भी पैसे कमाती अपनी बेटी की जरूरियात और ख्वाहिशात पर लगा देती। राशिद के आए दिन के झगड़े और सख्त रवैये पर फायजा अब राशिद से दूर दूर ही रहती थी। कहती थी, अम्मा मुझे अब्बा से बहुत डर लगता है। मेरा आज भी राशिद से इस बात पर झगड़ा हुआ था कि इसे बीवी बच्चे की बजाय इस अवारा पार्लर वाली का ख्याल है, जो हमारा हक इस औरत की जेब में डाल आता है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा झगड़ना मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। राशिद ने मेरी बेटी को स्कूल से हटवा कर इसी पार्लर में काम पर लगवा दिया। कहने लगा कि तुम इस औरत को बदकार कहती हो, तुम्हारी बेटी भी आज के बाद वही काम करेगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ ये जुल्म हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं इसे झगड़ने लगी, लेकिन इसने मुझे बहुत मारा, मार मार कर मुझे जख्मी कर दिया कि मैं हिल भी नहीं सकती थी। मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। मैं बेसाख्ता पीछे को गिरी थी। गिरने की वजह से मैं किचन की शेल्फ से टकरा गई। शेल्फ पर रखी पत्थर की सिल मेरे पांव पर गिर गई। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। मैं तड़पने लगी, वही गिर गई, मेरे पैर पर जख्म हो गया। ये सब तमाशा देखकर मेरी बेटी इतनी डर सहम गई कि अपने बाप से कहने लगी कि मुझे नहीं पढ़ना, आप जहाँ कहेंगे मैं वही काम करूंगी, बस आप अम्मा को मत मारे। मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि बोल भी सकती। 2 दिन तो मुझे होश भी न रहा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। मेरे घर वाले गरीब ना होते तो मैं वापस इनके पास ही चली जाती। मेरी बेटी इतनी खौफजदा हो चुकी थी कि वो अपने बाप के खिलाफ चलने को जरा भी तैयार ना थी। मुझसे भी यही कहने लगी कि मैं वही काम करूंगी जहाँ अब्बा चाहते हैं। मुझे अब इनसे डर लगता है। मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी, मैं चलने फिरने से कासिर थी। राशिद ने मुझे पूछा तक नहीं था जिंदा हो या मर गई। लकड़ी के सहारे में चल फिर रही थी। सुबह होते ही वो अपने साथ फाइजा को ले जाता, शाम को वापस आते हुए अपने साथ लेकर आता। मेरी बेटी ही मेरा ख्याल रख रही थी, या पड़ोसन मेरे घर आ जाती, खाना पका देती। एक बार मेरी पड़ोसन एक औरत को मेरे घर ले आई, जो जराह का काम जानती थी। इसने मेरा पाँव बांध दिया था। कहने लगी, 1 माह ज्यादा चलना फिरना नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। मेरी पड़ोसन मुझसे कहने लगी, क्यों इस जाहिल इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही हो? मैंने कहा कि गुर्बत है, मेरे मेके वाले अपना पेट मुश्किल से पाल रहे हैं, तो मुझे मेरी बच्ची को कहाँ संभालेंगे? वो कहने लगी कि सिलाई तुम करना जानती हो, इसी हुनर को आजमाओ। मैंने कहा कि गरीब मोहल्ले में रहती हूँ, कोई मुझे सिलाई के कितने पैसे दे देगा? जब तक अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो जाऊं, मैं अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जा सकती हूँ? वह कहने लगी, ये बात तो ठीक कह रही हो, अगर मेरा पाँव ठीक होता तो शायद मैं कोई कदम उठा भी लेती। अभी तो मैं खुद भी कदम उठाने से कासिर थी। फाइजा जब भी वापस आती तो बहुत थकी थकी सी होती थी। मैं इससे पूछती कि वो पार्लर वाली तुमसे क्या काम करवाती है, तो इसके चेहरे की रंगत फीकी सी पड़ने लगती। वो खौफ से नफी में सर हिलाकर मुझे दिखा देती, कहती कोई काम नहीं करती। मैंने कहा, तो मुझे बताती क्यों नहीं हो कि वो औरत तुमसे क्या करवाती है? कहती, अब्बा मेरी जान ले लेगा अम्मा, तुझे भी मार मार कर किसी काबिल नहीं छोड़ा, मुझे भी मार डालेगा। मैं इसकी बात पर चुप हो गई। अब वो घर आकर मुझसे पूछ पूछ कर खाना बनाने लगी, क्योंकि मैं तो बिस्तर से जा लगी थी। दूसरी बात मेरे लिए बहुत ही अजीब थी, वो ये थी कि राशिद का रवैया फायजा से बिल्कुल बदल कर रह गया था। अब वो अपने हर काम के लिए फायजा को आवाज देता था। जैसे ही वो फायजा पुकारता, फायजा की रंगत उड़ जाती थी।
वो फौरन से राशिद के पास चली जाती। एक बार जब फाइजा घर में दाखिल हुई तो बदहवासी थी। मैं अब लकड़ी के सहारे किचन में खड़े होकर खाना बना लिया करती थी। राशिद से मेरी बातचीत बिल्कुल खत्म थी। इसे देखकर नफरत से महसूस होने लगती थी। फाइजा को बदहवास देखकर मेरी जान हवा होने लगती थी। पार्लर वाली अच्छी औरत ना थी, इसके पास मर्द आते थे, पूरे मोहल्ले में बदनाम थी। न जाने मेरी बेटी से क्या करवाती थी। वो राशिद के साथ वापिस आती थी, इसलिए मैं इससे कुछ भी ना पूछ पाती। एक रात राशिद जल्दी सो गया तो मैं उठकर फाइजा के कमरे में आ गई। इसके कमरे के बाहर ही मुझे सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मैं अंदर न जाने किस दिल से गई थी, तो पहले से ही खौफ के मारे मेरा दिल फड़फड़ाने लगा था। अंदर गई तो फाइजा घुटनों में मुंह दिए रो रही थी। मैंने फाइजा से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। चेहरे पर फिर से वही बदहवासी सी छाने लगी थी। मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास कोई नहीं है, मुझे बताओ कि वो पार्लर वाली तुमसे क्या काम करवाती है। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया, इसे तसल्ली दी। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती, राशिद कमरे में बड़े जारहाना अंदाज से दाखिल हुए। इसे देखकर मैं भी डर गई थी। मुझे लगा वो शायद मुझे जान से ही मार डालेगा। राशिद मेरे पास आकर गजबनाक लहजे से बोला, कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें दोबारा फाइजा के आस पास भी देखा तो तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूंगा। पार्लर वाली इससे क्या काम करवाती है क्या नहीं, तुम कौन होती हो पूछने वाली। इसने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले गया। फाइजा यही कहती रही कि मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने अम्मा को कुछ भी नहीं बताया। बाबा अम्मा को कुछ न कहना, इसे छोड़ दो। मेरा पाँव पहले ही तकलीफ के मारे चल नहीं सकता था। मुझे इसने कमरे में लाकर जमीन के कोने पर पटक दिया। कहने लगा कि अगर आइंदा तो फाइजा के पास गई तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूंगा। मैं बेबसी से रोने लगी थी। कैसा सफाक शख्स था, इसे अपनी बेटी पर रहम नहीं आता था। मैं पूरा दिन फाइजा के बारे में सोच सोच कर रोती रहती थी, लेकिन न जाने वो औरत मेरी बच्ची से क्या काम लेती होगी। बेटी तो बाप की इज्जत होती है, गैरत होती है। कैसा बेहिस बाप था, मोहल्ले की बदनाम औरत के पास मेरी बेटी को छोड़ आता था। वो अपनी बेबसी पर रो रही थी। मैंने अपने पड़ोसन से एक बार कहा कि मुझे इस पार्लर पर ले जाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि वो मेरी बच्ची से क्या काम करवाती है। मेरी बेटी बाप से इतना खौफ खाती है कि मुझे सच नहीं बताती। लेकिन मेरी हालत देखकर मेरी पड़ोसन कहने लगी, तुम क्या करोगी जान करके, वो क्या करवाती है। अगर कुछ गलत भी हुआ तो तुम इस शख्स का क्या बिगाड़ लोगी। पड़ोसन की बात भी बिल्कुल सच थी। मैं इस काबिल ना थी कि इसका कुछ बिगाड़ सकती, इसलिए मैंने दोबारा से कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। मैं खुद को मजबूत बनाना चाहती थी। फाइजा अपने बाप के साथ जाती थी, इसी के साथ वापस लौटती थी और इसके बाद राशिद फाइजा को खाना खिलाकर कमरे में बंद कर देता, ताला लगा देता, ताकि मैं इससे कुछ पूछ ना सकूं। मैं अपनी बेटी की सिसकियों की आवाज बंद कमरे से सुनती थी। दिल पर क्या गुजरती थी मैं ही जान सकती हूँ। अगर मैं राशिद को छोड़ देती तो बेटी को लेकर कहाँ जाती, कहाँ दर दर की ठोकरें खाती। मेरा पाँव अब कुछ बेहतर हो गया था। मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी थी, रोज ही मेरे पाँव पर दवाल लगाकर बांध जाती थी। मैं कुर्सी पर बैठकर सिलाई करती रहती थी। मेरी पड़ोसन ही मुझे सिलाई के कपड़े लाकर देती थी। लेकिन एक बार इसने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। फाइजा जब घर आई तो बेहाल सी थी, बिल्कुल नीम बेहोश सी हो चुकी थी। राशिद सहारा देते हुए घर तक लाया था। ये देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ, शायद काम की वजह से बीपी लो हो गया है। मरी नहीं है तुम्हारी बच्ची, जिंदा है। तेजी से जवाब देकर इसे कमरे में ले गया। मैं लंगड़ाते हुए चलती हुई इसके कमरे तक आ गई, लेकिन तब तक वो दरवाजा बंद कर चुका था। मैं रोने लगी, राशिद के सामने हाथ जोड़ने लगी। हाँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मुझे मेरी बच्ची के पास जाने दो, देखने दो इसे क्या हुआ है। कहने लगा, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। राशिद ने कमरे का ताला लगा दिया। बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। वो बाहर चला गया। मैंने दरवाजा खोला, फाइजा के चेहरे पर उंगलियों की छाप थी। शायद इस औरत ने इस पर हाथ उठाया था। मैंने फाइजा को पानी पिलाया और इसे होश दिलाया। वो उठकर बैठ गई। अगले रोज मैं अपने पड़ोसन के साथ इसके पार्लर चली गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, वो औरत मेरी बेटी से मर्दों के पाँव धुलवा रही थी।
मैं फाइजा को वापस घर ले आई। इसी दिन मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया। इसकी टांग की हड्डी टूट गई थी, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस ना हुआ था। वो मोहताज होकर रह गया था, चारपाई पर बेबसी से लेटा रहता था। मेरी पड़ोसन ने मुझे एक बुटीक का काम लेकर दिया था, जहां से मुझे अच्छी आमदनी होने लगी थी। मैंने जितने सितम इस शख्स से सहे थे, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी। मैं कहती, अच्छा हुआ जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन फाइजा न जाने किस मिट्टी की बनी थी। वो अपने बाप की खिदमत करती थी। हालांकि इस शख्स ने पार्लर वाली से कहा था फाइजा से सारे काम करवाया करे। वो औरत मर्दों औरतों के पेडिक्योर इसी से करवाती थी। अपने घर की सफाई भी फाइजा से करवाती थी। पूरा दिन इसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती थी। लेकिन मेरी बेटी अब भी बाप की हमदर्द थी। इसे सहारा देकर बिठाती, अपने हाथों से खाना खिलाती। मेरा शोहर बड़े गौर से इसे देखने लगता। एक बार इसका हाथ पकड़कर रोने लगा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारी जगह अगर मेरा बेटा भी होता तो मेरी यूं खिदमत नहीं करता। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम पर बहुत जुल्म किया। किस मिट्टी से बनी हो तुम, फिर भी मेरी खिदमत करती हो। वो अपने हाथों से राशिद के आंसू पोंछने लगी, कहने लगी, बाबा मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं है। वो खुद आंसू बहा रही थी, लेकिन राशिद के बहते आंसू इससे बर्दाश्त नहीं थे। राशिद ने पहली बार बेसाख्ता इसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। फाइजा भी रो रही थी, मेरी आंखें भी नम थी। लेकिन शायद मुश्किल के दिन हम पर अब खत्म हो चुके थे। राशिद ठीक हो चुका था, अपनी दुकान पर जाने लगा। लेकिन अब फाइजा से बहुत मोहब्बत करने लगा था, मुझसे भी माफी मांग चुका था। इसे एहसास हो चुका था कि अल्लाह जिसके लिए जो बेहतर समझता है इसे वही देता है। बेटी जहमत नहीं रहमत होती है, खिदमत गुजार होती है।